चलो जी, लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। 5 रिएक्शन का नाम लिखे थे। फर्स्ट नाम लिखेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है, चलो ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये 1 डिग्री अमाइड होना चाहिए। 1 डिग्री अमाइड, तभी ये रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। यहाँ पर रिएजेंट कौन सा लिखा होता है, तो NaOH के साथ X2 लिखा होता है। ये रिएजेंट का नाम है। प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो जी पहले आंसर निकालना सिखाते हैं। ये तुमको दिख रहा है, ये इसको कम कर दो, निकाल दो बाहर, जो बच गया जोड़ के नहीं तो आंसर आ गया। प्लस क्या होता है इसमें, तो Na2CO3, है ना, प्लस NaBr प्लस वाटर, ये सब बाहर निकल जाता है जी, है ना। तो ये ध्यान रखना, कल बताया था हमने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। मेन ये सब एग्जाम में नहीं आता है, मेन ये आता है, ये याद रखना है। तो 1 डिग्री अमाइन आता है, लिख लेंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें CO2 निकलता है, तो CO2 जो होता है सोडियम से रिएक्ट करके Na2CO3 बन जाता है, Na2CO3, है ना। तो CO2 गैस भी हम लोग बोलते हैं, इससे निकलता है ना, ध्यान रखना। ये क्या होता है, तो 1 डिग्री अमाइन होता है जी। 1 डिग्री अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइन होता है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जो बिना पेन पेपर का सॉल्व करना होता है, दिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, गिव्स which of the following is correct for Hofmann bromide reaction। देखेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। चलो जी, ऑप्शन दिया है बता दो। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, और डी में दिया है ये। तो कौन सा इसमें से हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में यूज होता है रिएक्टेंट में, तो दिखा है, ये बताओ क्या लिखा है जी। 1 डिग्री अमाइड होना चाहिए, तो 1 डिग्री अमाइड कहीं दिख रहा है, आंसर बी। ये 2 डिग्री दिख रहा है, और ये कितना डिग्री दिख रहा है, 3 डिग्री। और ये तो 1 डिग्री है, लेकिन ये अमाइन है, क्या है जी, ये अमाइन है। हमको चाहिए था अमाइड, डी वाला, ये वाला, है ना। तो ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में देखो बिना पेन पेपर का क्वेश्चन आया था, मतलब सिर्फ बस रिएक्टेंट याद रखना है, आंसर आ गया, है ना। 2-3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्या, जहां से आंसर निकालना है। जैसे ये देखो जी, ये अपना क्वेश्चन है C डबल बॉन्ड O NH2। कोई भी रिएक्शन बोल के नहीं आता है, ये तुमको पहचानना पड़ेगा। अच्छा ये कौन सा रिएक्शन है, जैसे ये दिया है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, अच्छा ये 1 डिग्री अमाइड है, पहचान लिए। ये देख ले, रिएजेंट का नाम NaOH के साथ X2 है, तो समझ गया हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो आंसर कैसे आएगा बताओ, इसको हटा दो, जोड़ के लिख दो, आंसर आ गया CCNH2। कभी कभी इसका नोमेनक्लेचर दिया होता है तो कर लेंगे नोमेनक्लेचर, ये आंसर आ गया। बाकी के साथ जो भी आता है वो सब नहीं लिखना होता है। और एग्जाम्पल देखो, बताओ जी इसका आंसर क्या आएगा। NaOH के साथ X2 दिया है, ये रहा क्वेश्चन। चलो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन बता दो क्या आएगा। डी लिखा है, इनमें से कोई नहीं। बताओ जी क्या लग रहा है, कौन सा आंसर होगा, बोलो जी। इसको निकाल देना होता है, बाहर निकाल दो, जोड़ दिए, बी आंसर, है ना। तो ध्यान रखना, ये आंसर होगा क्या, नहीं। इसलिए कार्बन ध्यान से देखना क्या हो रहा है। तो ये था हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, है ना। एक बार इसे मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ गया था नीट में,
चलो इसका मैकेनिज्म दिखाते हैं, ये काम कैसे करता है जी। तो चलो यहाँ दिखाते हैं मैकेनिज्म, है ना। बस देखना इसके अंदर क्या क्या हुआ है ना। थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो याद रखना पड़ेगा। RC≡NH2, ये अमाइड था, इसको पास कराया था NaOH के साथ, और यहाँ पे था कोई भी H2, तो आंसर आया था अपना RNH2। ये तुमको ला के दिखाना है। चलो जी दिखाते हैं कैसे काम करता है। तो RC≡NH2, इसका लोन पेयर तुमको दिख रहा है, क्योंकि ये जो X है ये टूटता है ऐसे है, देखो जी X है तो टूटेगा प्लस में और माइनस में से टूट जाता है ना। तो यही X प्लस Na यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन के लोन पेयर को खींच लेगा, तो ये तुमको दिखेगा RC≡O। तो ये सब तुम्हारे एग्जाम में कराना नहीं होता है, बस थोड़ा सा याद रखना है। क्यों, देखो जी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह दिख रहा है, ये दिया है तो प्लस, और ये लेगा तो माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, है ना। तो ये बन गया, इसका नाम याद रखना, इसमें बनता है N-हैलोअमाइड। बस ये नाम याद रखना, नीट में आया था। इसके रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या बनते हैं, N-हैलोअमाइड बनते हैं, बस ये पहचानना था। बाकी देखो जी, अब देखो क्या करेगा, ये जो दिख रहा है ना प्लस चार्ज, है ना, तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, यहां से निकालेगा H प्लस, तो यहां पर लिख दो डी प्रोटीनेशन, है ना। इतना डीप में नहीं आता है, बस जो नाम बता रही है याद रखना, अंत में लिखेंगे क्या हुआ है। देखो इसके मैकेनिज्म में पहला पॉइंट क्या बना है, N-हैलोअमाइड बना है, N-हैलोअमाइड, ये याद रखना है। दो कहीं पे भी यहाँ पर N-हैलोअमाइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जो चीज इसमें नहीं दिखता है ना वही एग्जाम में आता है। मैकेनिज्म क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, तो अंदर की बातें पूछ देता है ना, तो ये ध्यान रखना। चलो इसको करते हैं डीप्रोटीनेशन। अगर इसको डीप्रोटीनेशन करेंगे तो मतलब H प्लस को यहाँ से बाहर निकाल दिए, तो देखो क्या होता है, प्लस निकलेगा तो यहाँ माइनस है, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये दिखेगा ऐसा। इसका लोन पेयर फिर से जिंदा हो गया, देखो जी जिंदा हो गया, है ना। अब देखो जी रेजोनेंस कर रहा है, देखो पाई सिंगल लोन पेयर, ये बॉन्ड यहाँ गिरेगा, ये ऊपर खुल जाएगा, तो ये बेचारा ऐसा दिखेगा, देखो RCO माइनस डबल बॉन्ड NX, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ऐसा दिखेगा, है ना। कोई सोच रहा हो सर ये पता ही चलेगा सर ऐसे बनेगा वैसे बनेगा। देखो जी स्टोरी, कोई भी चीज को समझने के लिए स्टोरी पता होना चाहिए। जैसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म हमको इसलिए पता है कि हमको पता है इसके अंदर बनाना होता है N-हैलोअमाइड, बना लिए। अब हमको ये बनाना है जो बताया गया था ना कल की भोपाल गैस इंसिडेंट में, है ना, अपना एक गैस लीक हुआ था जिसका नाम था मिग गैस। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, देखो यही तुम्हारा क्या है, R है यहाँ पे, यही अगर R मिथाइल बन जाए तो मिग गैस बोला जाता है। इसको बोलते हैं आइसोसियानेट इंटरमीडिएट। देखो कहीं पे इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसको याद रखना, आइसोसियानेट इंटरमीडिएट हमको ये बनाना है, इंटरमीडिएट। क्यों हम तुमको ये मैकेनिज्म बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि इस मैकेनिज्म में 5 रिएक्शन है और पांचों में यही बनता है ये, तो क्यों ना तुमको एक बना के दिखा देते ताकि मेरा 5 काम एक साथ खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बताओ, आइसोसियानेट इंटरमीडिएट बनाना, लेकिन बना नहीं है जी। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, हमको ये बनाना है, देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N R बनाना है। C डबल बॉन्ड N तो है लेकिन डबल बॉन्ड O नहीं है, है ना। तो देखो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, देखो यहाँ पर पाई सिंगल माइनस 4। अब जैसे यहाँ पे गिरेगा ना तो 5 बॉन्ड हो जाए, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, और ये गिरेगा तो 5 हो जाएगा। इसलिए ये जो है ना, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये जाके इस पर अटैक करेगा, रीअरेंजमेंट, यहाँ निकलेंगे शॉर्ट में लिखते हैं रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट करेगा, क्या करेगा, रीअरेंजमेंट। तो ये जाके इस पे अटैक कर देगा और ये बाहर निकल जाएगा। फाइनली अपना ये आंसर आ गया, देखो गौर से देखो, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N R, ये बन के तैयार। बाहर क्या निकल गया, देखो यहां पर ये वाला यहां पे आया और ये निकल गया, तो बाहर यहां पे क्या निकला, देखो ध्यान से। अब देखो यहां पर गौर से देखो, ये तुमको क्या दिखेगा यहां पर देखो, यहां पर एक नया बॉन्ड आया, एक निकल गया, तो प्लस तो बना ही रहेगा, तो ये रहा प्लस, ऐसे बना रहेगा, है ना। तो ये रीअरेंजमेंट करने के बाद अपना क्या बन गया, हम चाहते हैं प्लस को हटा देते हैं, तो प्लस कैसे हटेगा ये बताओ। तो देखो जी यहाँ पर तो कभी भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 2 3 ही बॉन्ड थे, एक यहाँ पे H होगा, H को हटाओगे ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N R, इसी को बोलते हैं आइसोसियानेट इंटरमीडिएट, जो यहाँ दिख रहा है ना। ये सब तुमको बनाना नहीं है। अभी तक मेरा 2 नाम निकल गया है, पहला नाम ये और दूसरा निकलेंगे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N R, ये था, इसी को बोलते हैं आइसोसियानेट इंटरमीडिएट। बस तुमको ये 2 नाम याद करना है, ये सब तुमको बना के दिखाना नहीं है, है ना, बस ये 2 नाम याद रखना है।
अब चलो यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पर कि अगर ये R जो है मिथाइल हो जाए, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसको बोलते हैं मिक गैस। मिक गैस बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है तो लिखेंगे यहाँ पर मिथाइल आइसोसियानेट बोलते हैं इसको, लिखेंगे मिथाइल, फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसियानेट, है ना। यही तुम्हारा क्या हुआ था भोपाल इंसिडेंट में ये गैस लीक हुआ था, लिख लेंगे भोपाल एक शहर का नाम है, इंसिडेंट है ना। पूछेगा विच गैस, कौन सा गैस इसमें लीक हुआ था, विच गैस लीक, जहां पे हजारों लोग मर गए थे, तो यही मिक गैस इसको बोला जाता है, तो ध्यान रखना। तो इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि 2-3 बातें यहां से निकल गया है जो डायरेक्ट एग्जाम में चला आता है। ये मैकेनिज्म की बातें हो गई, और ये तुम्हारा भोपाल गैस इंसिडेंट में मिक गैस लीक हुआ था, ये स्ट्रक्चर होता है मिक गैस का। देखो सेम इसी तरह दिख रहा है, देखो इसी तरह दिख रहा है, बस फर्क इतना ही है, यहाँ पे फर्क अपना ये है। चलो इसको देखते हैं जी क्या हुआ, ये कुछ ज्यादा ही इसमें आने लगा है ना। तो देखो इसको मिक गैस बोलते हैं, ध्यान रखना ये, है ना। चलो आगे तो करके दिखाते, बस इतना ही करना था। अब देखो जी, अब तुम बोले सर ये तो अपना आंसर नहीं आया, तो ये सब जितना भी हो रहा था ये हो रहा था फर्स्ट स्टेप में, पहला स्टेप में ये हो रहा था, है ना। इसको क्लियर करेंगे तो पूरा मिट जाएगा, नहीं जी क्लियर और तो नहीं कर सकते हैं। चलो इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज करके। चलो जी सेकेंड स्टेप में देखो क्या होता है। सेकेंड स्टेप में देखेंगे हम लोग, सेकेंड स्टेप जो अपना बना था आइसोसियानेट इंटरमीडिएट C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N R, ये था। अब देखो जी हमने बोला था ना जैसे पानी में डुबोएंगे तो प्राइमरी अमाइन निकलता है, देखो कैसे, और CO2 गैस बाहर निकलता है। तो देखो जी पानी से निकलता है OH माइनस, ये जाके क्या करेगा बताओ जी, इस पे अटैक कर देगा, इस पे, है ना, अटैक कर देगा। क्योंकि हमने तुमको बताया था जब इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ खुल जाएगा, है ना। खुलने के बाद देखो क्या होता है कि ये ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O N R, और ये रहा अपना OH यहाँ जुड़ चुका है, और यह -4, है ना। लेकिन हमारा मकसद क्या है बताओ, CO2 गैस निकालना। तो देखो जी इस H को थोड़ा ऐसे दिखाते हैं, ये रहा। तो क्या करेंगे बताओ, यहां से डीप्रोटीनेशन कर देंगे ताकि H प्लस बाहर निकल जाए, ये वाला टूटेगा तो प्लस में माइनस में। इसको बाहर कर देने के बाद ये ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, देखो ये O माइनस रहा, N R -4, देखो अब ये रेजोनेंस हो रहा है, देखो पाई सिंगल -4, जैसे यहाँ गिरेगा तो कार्बन पर 5 बॉन्ड, तो ये खुल के इधर चला आएगा। देखो फाइनली तुम्हारा CO2 गैस बन के बाहर निकल गया। ये सब तुमको करके दिखाना नहीं है, बस इतना याद रखना है। तुमको क्या याद रखना है, जब इसको पानी में डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व इन वाटर, है ना, तो भैया क्या निकलता है, प्राइमरी अमाइन और CO2 गैस। देखो ये ऐसा दिख रहा है, देखो यहाँ पर कैसा दिख रहा है, ये NR 2 माइनस दिख रहा है, देखो यहाँ पर एक पहले से ये माइनस आ गया। इसी को जो जितना H बाहर, जो H बाहर निकला था डीप्रोटीनेशन कर रहे थे, वही H को यहाँ जोड़ दो, तो यहाँ पर प्रोटीनेशन करा दो। अब प्रोटीनेशन का मतलब होता है H प्लस का जोड़ना, जोड़नी है यहाँ पर दो, कितना 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स प्रोटीनेशन कर दिए, H प्लस इसको, H प्लस इसको दे दिए। देखो ये ऐसा दिख रहा है R N, और 2 बार H लेके ये NH2 बन गया आंसर। अब देखो ये सब तुमको करके नहीं दिखाना है, बस हमको ये लिखना है। देखो क्या इस रिएक्शन में पहला स्टेप में क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेप में पहला लिखेंगे N हेलो अमाइड बना था, बस तुमको ये याद रखना है, नीट में बस यही तुम्हारे ऑप्शन में दिखेगा। दूसरा इसमें क्या बना था बताओ, आइसोसियानेट इंटरमीडिएट बना था, ये बस ये तुमको याद रखना, ये सब तुमको करना नहीं है, बस समझाने के लिए था। तो लिख लेंगे आइसोसियानेट इंटरमीडिएट, बस ये 3-4 पॉइंट तुमको याद रखना है ना। आ जाओ सेकेंड स्टेप में क्या हुआ। सेकेंड स्टेप में तो भैया जब इसको हमने डिजोल्व किया वाटर में, डिजोल्व इन वाटर H2O, तो अपना आंसर याद रखना है, प्राइमरी अमाइन दिया RNH2 प्लस CO2, बस कहानी खत्म, है ना। तो बस इसी 3 पॉइंट को लिखने के लिए ये तुमको दिखाया गया है, तुमको ये सब करके नहीं दिखाना है। एग्जाम में बस क्या करेगा, लिखेगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ऑप्शन ए में लिखेगा कि प्राइमरी अमाइन गिव्स प्राइमरी अमाइन, सही बात है। ऑप्शन बी में लिखेगा ये वाला ऑप्शन, है ना, सी में लिखेगा ये वाला ऑप्शन, और डी में लिखेगा ऑल, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल, है ना, ये ध्यान रखना। बस ये पहला रिएक्शन समाप्त हो गया। अब आते हैं दूसरा रिएक्शन, देखिए कार्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कार्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलो जी कार्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो हमने कल ही बताया था कि अब यहां पे लेना होता है ना,
कोई भी एसिड हैलाइड जो तुमको अच्छा लगे ले लेना है, कोई भी एसिड हैलाइड जो तुमको अच्छा लगे, है ना, ये नाम याद रखना। रिएजेंट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है, निकलेंगे Na, या तुम ये निकलो HN3, इसको बोलते हैं बताओ हाइड्राजोइक एसिड, और अकेला आएगा तो क्या बोलेंगे अजाइड आयन, कल ही बताया था। अब प्लस यहाँ पे बेसिक मीडियम होता है तो वाटर ले लो, है ना, कोई भी बेस ले सकते हो जो तुमको अच्छा लगे, बेसिक मीडियम। यहाँ भी आंसर सेम आता है, प्राइमरी अमाइन ही आएगा RNH2, है ना, और CO2 गैस और प्लस N2 गैस निकलता है कि नाइट्रोजन यहाँ पे 3 है ना। चलो यहाँ पे तुमको थोड़ा करके दिखाते हैं कैसे काम करता है। चलो पहले कुछ क्वेश्चन बताते हैं, ये क्वेश्चन है, पहले देखो ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, देखो गौर से क्या हुआ। इस देखो ये क्या करना है, इस पूरे को हटा दो, इस R को क्या देना है NH2, देखो ये R जितना दिख रहा है उतना ही है यहाँ पे, बस NH2 जोड़ दो, आंसर आ गया, है ना, ये ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन दिया है, देखो C1 Br, यहाँ पे लिखा होगा HN3 साथ में वाटर। कोई भी रिएक्शन बोल के नहीं आता है कि हम कर्टियस रिअरेंजमेंट मेरा स्वागत करो, ये तुम्ही को पहचानना है। अच्छा एसिड हैलाइड, तो ये मालूम चला कि अच्छा एसिड हैलाइड है, ये मालूम चला कि अच्छा हाइड्रोजोइक एसिड, समझ गया कि भैया कर्टियस रिअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो हमने बताया था इस पूरे को हटा दो, कितना कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का ये बन रहा अपना आंसर, अमाइन बन गया। ये भी कितना बनता है 1 डिग्री अमाइन, याद रखना अमाइन N वाला, बाकी सब फिक्स है अपना, ये रहा कहानी, है ना। एक दो क्वेश्चन और देख लो, कोई भी क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, ये CL सब कुछ सेम। बताओ आंसर क्या हुआ, एसिड हैलाइड, इस पूरे को हटा दो और क्या जोड़ना है NH2 जोड़ दो, ये रहा अपना आंसर। बाकी सब एग्जाम में जो होता है वो सब नहीं पूछता है ना। एक लास्ट एग्जांपल देखो, ये रहा HN3 और साथ में यहाँ पर निकलेंगे वाटर H2O। बताओ क्या आंसर आएगा, इस पूरे को क्या करेंगे बताओ, हटा दिए और जोड़ क्या देंगे बताओ NH2, इसको क्या बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं, है ना। ये था कहानी, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म दिखाते हैं, है ना। सेकेंड स्टेप की कोई मतलब नहीं है कि यहाँ भी क्या बनता है मैकेनिज्म में, पहला स्टेप में निकलेंगे इसके अंदर मैकेनिज्म में क्या बनता है। तो देखो जी, क्योंकि मैकेनिज्म एग्जाम में आता नहीं है तो अपन यहाँ पर नहीं लेते, यहाँ भी बनता है आइसोसियानेट इंटरमीडिएट, सियानेट इंटरमीडिएट, ये ध्यान रखना, है ना। दूसरा क्या बनेगा इसमें, जब इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में, सेम स्टोरी है, प्लस यहाँ पे निकले ना N2 गैस, बस ये ऐड हुआ है, ये बाकी सब में N2 गैस नहीं आ रहा था, यहाँ N2 गैस आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 3 है। डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर H2O, तो आंसर क्या होता है सबको पता है, प्राइमरी अमाइन, और CO2 गैस का ये बबल की तरह बाहर निकलता है, जैसे पानी में डिजोल्व करोगे तो CO2 गैस बाहर निकलेगा और प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री। ये था कहानी, मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुमको याद रखना है, नीट के लिए बस इतना ही है। इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन था, रिएजेंट था और ये आंसर आया, इसके अंदर ये बना है क्या, देखो तो नहीं बना है, ये भी नहीं बना है ना, तो ध्यान रखना यही सब बातें पूछेगा। बस इसके साथ क्या ये इसका स्ट्रक्चर बताया था, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और ये रहा R, है ना, तो ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं आइसोसियानेट इंटरमीडिएट। ये दूसरा रिएक्शन भी तुम्हारा होता है समाप्त, चलते हैं तीसरे पे, है ना, ये हो गया। चलो ये तीसरा देखो, तीसरा था अपना सिचमिट रिएक्शन। देखो जी सिचमिट रिएक्शन है, ये कैसे बनता है बताओ, तो ये बनता है कार्बोजेलिक एसिड से, RC डबल बॉन्ड OH। कोई भी कार्बोजेलिक एसिड ले लो जो तुमको अच्छा लगे, तो कोई भी कार्बोजेलिक एसिड हमने ले लिया, और यहां पे भी बताया था कि यहां पर रिएजेंट क्या होता है HN3 होता है, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, टूटेगा तो प्लस और माइनस में। इसको बेसिक मीडियम नहीं चाहिए कि ऑलरेडी यहाँ पे बेस है, OH है यहाँ पे, है ना। पहले तो आंसर निकालना सिखाते हैं, तुमको क्या करना है इन सबको बाहर हटा दो, इस पूरे को हटा दिए तो R को क्या देना है, यहां भी सेम आंसर प्राइमरी अमाइन RNH2, है ना, 1 डिग्री अमाइन बनता है, ये ध्यान रखना है, प्लस CO2 गैस और प्लस N2 गैस। बाकी सबके बारे में उतना बात, प्लस वाटर भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी निकलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो जी कोई भी नेम रिएक्शन का रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट। चलो कुछ क्वेश्चन का पहले आंसर बताओ, जैसे ये देखो ये दिया है, लिखा है HN3, बताओ आंसर क्या आएगा, तो आंसर सिंपल सा आएगा, क्या करेंगे बताओ जी, इसको हटा दिए तो कार्बन कितना 3, तो 3 कार्बन का हमने बना लिया अमाइन, बाकी फिक्स है CO2 गैस N2 गैस
प्लस वाटर। ये रहा कहानी, है ना। और एग्जाम्पल देखो, कार्बन ध्यान से देखना है नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, बोला कि HN3 से पास कराए, क्वेश्चन बहुत बन सकता है, आंसर बताओ क्या होगा। तो बस इसको हटा दो, इतना सेम टू सेम रहेगा, सब कुछ सेम टू सेम, देखो है ना, ये रहा, सब कुछ सेम टू सेम है। बस क्या जोड़ देंगे बताओ, कार्बन अच्छे से गिन के जोड़ना है। अगर तुम यहाँ कार्बन एक एक्स्ट्रा कर दो तो गलत हो जाएगा आंसर, इसलिए ध्यान से देखना है। बस इसको हटाना है और यहाँ पे क्या जोड़ देना है, NH2। मैकेनिज्म की बात है, क्योंकि मैकेनिज्म सबका सेम ही था, है ना, तो यहां भी निकलेंगे फर्स्ट स्टेप, सेम मैकेनिज्म है, यहां भी बनता है आइसोसियानेट इंटरमीडिएट। आइसोसियानेट इंटरमीडिएट, देखो जिसका भी आंसर ये आ रहा है 1 डिग्री अमाइन, उसमें यही बनता है इंटरमीडिएट, जिसका फॉर्मूला ये होता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N R, है ना। सेकेंड स्टेप, यहां भी प्लस, यहां पे निकलना N2 गैस की नाइट्रोजन 3 दिख रहा है ना। सेकेंड स्टेप पे बताइए तुमको, डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, तो प्राइमरी अमाइन RNH2 और CO2 गैस बाहर निकलता है, तो ये भी तुम्हारा होता है समाप्त। तो ये तीसरा रिएक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, समाप्त होता है। आते हैं चौथा रिएक्शन जिसका नाम है लोसन रिएक्शन। तो देखेंगे फोर्थ लोसन रिएक्शन, है ना। ये क्या बोला था याद करो, कल ही बताया था, ईस्टर अमाइड, ये होना चाहिए ईस्टर अमाइड। और ये सिंपल एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है। ईस्टर अमाइड का फॉर्मूला ये होता है, पहले तुम बनाओ अमाइड, ये अमाइड होता है, और जोड़ना क्या है ईस्टर, तो ईस्टर जोड़ दिए O C डबल बॉन्ड O और ये रहा R डैश। दो आंसर क्या आता है, तो हमने बताया था यहां पर डायरेक्ट आता है आइसोसियानेट इंटरमीडिएट, आइसोसियानेट इंटरमीडिएट डायरेक्ट आता है ना। प्लस करना क्या, देखो जी, ये क्या बन जाएगा पूरा आइसोसियानेट, और ये बन जाएगा कार्बोजेलिक एसिड, तो प्लस लिख लो कार्बोजेलिक एसिड। थोड़ा सा यहां पर ध्यान से लिखना है आंसर, क्यों क्या लिखना है बताते हैं, देखो क्योंकि हमको तो आइसोसियानेट इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर पता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N। अब बताओ जी, ये वाला R, ये वाला R, ये वाला R यहां होता है, ध्यान रखना। और कार्बोजेलिक एसिड ये वाला पार्ट, बस यहां पर खाली H लगा दो, H, ये R डैश दिख रहा है, डबल बॉन्ड O और यहां पे लगा दो H, ये रहा आंसर, है ना। तो बस इसी को ऐसे यहां से ब्रेक कर दिए, इधर वाला पार्ट से क्या बन गया ये, और इधर वाला पार्ट से H देने पर कार्बोजेलिक एसिड बन गया। एक क्वेश्चन देखो, ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कार्बन हमेशा गिन के अच्छे से लिखना है, नहीं तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। जैसे यही दिया है, तो बताओ जी, जब इसको H प्लस के साथ यहाँ पे हीट का सैंपल दे देना, ऐसे हीट किए, तो बताओ आंसर क्या आएगा, है ना। तो हमको पता है आइसोसियानेट इंटरमीडिएट, तो भैया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और R, बताओ कितने कार्बन का, ये रहा R, 1 2 3 कार्बन का, तो यहाँ पर 3 कार्बन जोड़ दिए, ये आंसर आ गया। प्लस कार्बोजेलिक एसिड कितने कार्बन का, बताओ इधर कितना कार्बन दिख रहा है, 1 2 3 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड, तो 3 कार्बन का हमने बना दिया कार्बोजेलिक एसिड, हो गया आंसर, है ना। लेकिन अभी मेरा काम नहीं बना, हम चाहते थे प्राइमरी अमाइन बनाना, है ना। तो क्यों ना इसको जो आंसर आया, इसको हमको पता है कि जब इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में, बताओ क्या बनेगा, डिजोल्व इन वाटर, तो H2O में जब डिजोल्व करते थे तो प्राइमरी अमाइन, तो निकलो आंसर, तो RNH2 प्लस CO2 गैस। R कितने कार्बन का, ये R, तो बताओ जी इसमें R देखो, ये दिख रहा है R कितने कार्बन का दिख रहा है, ये जब इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में, डिजोल्व इन वाटर, बताओ आंसर कितना आएगा, 1 2 3 कार्बन का अमाइन, अब प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, CO2 गैस, ये रहा अपना आंसर, बन गया प्राइमरी अमाइन। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ये बताते हैं, इतना लिखने के बाद देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। ये रहा H प्लस के साथ हीट किया, बोला कि आंसर आया A प्लस B, बोला क्या कि A को डिजोल्व कर दिया वाटर में, डिजोल्व इन वाटर, तो आंसर आया C प्लस D। बताओ D क्या होगा और C क्या होगा, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो हम समझ गए, अच्छा ये ईस्टर अमाइड लोसन रिएक्शन है, तो A तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और R कितने कार्बन का, ये 1 कार्बन दिख रहा है,
CH3, ये आंसर आ गया। और इधर वाला पार्ट से क्या बनेगा, कार्बोजेनिक एसिड, 1 2 3 कार्बन का कार्बोजेनिक एसिड, तो 3 कार्बन का बन गया कार्बोजेनिक एसिड, कहानी खत्म। हमको पता है कि जब इसको पानी में डिजोल्व करते हैं, मतलब क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन, कितने कार्बन का, तो ये 1 कार्बन का प्राइमरी अमाइन CH3NH2, ये आंसर आ गया। और ये बनेगा हमेशा की तरह CO2 गैस, ये आंसर आ गया। तो कहानी समाप्त होता है। एक लास्ट रिएक्शन बचा है, चौथा, कल बताया था, बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये 5 नंबर जो कि लास्ट है। इसका आंसर तो हम लोग कल ही बताए थे, एक क्वेश्चन और देख लो। चलो जी, बेकमैन रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये थोड़ा अलग आंसर आता है जी। इसमें सबसे पहले तो बताया था कि ये ऑक्जिम होना चाहिए। ऑक्जिम का फॉर्मूला बताया था C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे OH था। ये ऑक्जिम का फॉर्मूला था, यहाँ R यहाँ R' कर दो। कोशिश करना ये थोड़ा टेढ़ा हो ताकि इसके एंटी में पहचान सके। इसके एंटी में ये है एंटी नेचर, एंटी नेचर में जो रिएजेंट होगा उसी को ले जाना है। ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता था, याद करो, तो आंसर आता था N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ये अपना आंसर आता था। सब्स्टिट्यूट मतलब लड्डू होता है जी, एक लड्डू किस पे होगा, अमाइड पे। चलो, अमाइड का फंक्शनल ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड O N, ये रहा, है ना। तो देखो जी, तो यहाँ पे तुमको जोड़ना है। देखो इसके रेस्पेक्ट में एंटी कौन है, ये R', ये R' यहाँ पे होगा, और ये R कहाँ पे होगा, इस साइड। हो गया आंसर। चलो कुछ क्वेश्चन देते, पहले इसका आंसर बताओ। जैसे ये क्वेश्चन आया जी, है ना, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो, पहचान लिए, बेकमैन रिएरेंजमेंट रिएक्शन है, ऑक्जिम है ये, इसके एंटी में कौन है, ये। तो अमाइड का फॉर्मूला पता है C डबल बॉन्ड O N, ये रहा, ये अमाइड का फॉर्मूला होता है। बताओ इसके एंटी में कौन है, ये। तो फिनाइल कहाँ जाएगा, यहाँ, ये। और ये कहाँ जाएगा, यहाँ। आ गया आंसर, है ना, ध्यान रखना। चलो जी, इसके इंटरमीडिएट कैसे होते हैं, है ना, तो थोड़ा इसको करके दिखाते हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें है ना, इसमें थोड़ा बात अलग है। ये हो गया सबका। चलो एक क्वेश्चन तुम एक और बना लो, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, एक और क्वेश्चन बना लो, और एक ये दिया है। बोलो जी, इसका आंसर क्या आएगा। तो तुमको दिख रहा है इसके एंटी में, बताओ कौन है, ये। तो पहले तो अमाइड का फंक्शनल ग्रुप निकलो, ये अमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसके एंटी में ये पाया गया, तो इसको यहां जोड़ दो, आंसर आ गया ऐसे। और ट्रायंगल किधर होगा, इधर। हो गया आंसर, है ना। तो ध्यान रखना, मैकेनिज्म देख लो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और इसको जब H+ में पाया गया तो ये अपना आंसर आया जी। देखो जी, इसके रिस्पेक्ट में ये है, तो ये इसको हमको ये आंसर लाना है, कि जो लाना है उसको दिखा दिए, ये हमको आंसर लाना। चलो दिखाते हैं कैसे काम करता है। C डबल बॉन्ड N, और देखो जी ये अपना OH दिख रहा है। OH के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ये एसिडिक मीडियम क्यों है यहाँ पर, देखो H+, तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ से इसको अटैक कर लेगा, क्योंकि हमेशा ये H+ इलेक्ट्रोफाइल होता है, लोन पेयर को खींचा अपनी तरफ, है ना। तो ये यहाँ पर, चलो यहाँ पर निकलो R', कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखो करने के बाद ऐसा दिखेगा C डबल बॉन्ड N, और ये दिखेगा O, जिधर है उधर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। OH2 प्लस चार्ज R', ये। अब देखो क्या होता है कि इसका जो लोन पेयर दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा होगा लोन पेयर, है ना। देखो कैसे ही काम करता है। ये लोन पेयर क्या करेगा कि यहाँ गिरेगा तो 5 बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ऑलरेडी 4, 1 2 3 4 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में ये एंटी है, ये रीअरेंजमेंट करके इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। तो फाइनली मेरा आंसर देखो ये आ रहा है C डबल बॉन्ड N R, क्योंकि देखो ये एक बॉन्ड गिरेगा तो कितना हो जाएगा, 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इधर से R', ये रहा, और प्लस चार्ज यहाँ पे रहेगा। पहले भी प्लस चार्ज, देखो यहाँ पे कैसे समझाते, देखो ये एक नया बॉन्ड यहाँ पे आया और ये निकल गया, कोई लॉस हुआ नहीं हुआ।
लेकिन जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब सिंगल से दिखाएंगे तो ये प्लस और ये क्या होगा, माइनस। तो ये दिया तो यहाँ प्लस होगा, होगा, तो ये प्लस यहाँ दिखा दो आप, ये रहा। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड इंटरमीडिएट, आइसोसाइनाइड, नॉट सियानेट, नाम क्लास में आईडी है, सनाइट इंटरमीडिएट बनता है, सब में सियानेट बनता था, जिसका फॉर्मूला ये था सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एन आर। इसको क्या बोलते थे, आइसो सियानेट। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, एग्जाम में खूब आया हुआ है। नाम क्लास में ए टी है, लेकिन यहाँ क्या है, आई डी ई है, इंटरमीडिएट। ये पहला डिफरेंस आया है, ध्यान रखना। ये इसी नाम को लाने के लिए इतना मेहनत किया गया है, और तुमको ये सब नहीं करना है, तुमको बस ये नाम याद रखना है और ये स्ट्रक्चर याद रखना है ना, ये ध्यान रखना। और ये कब हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप में हुआ है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप में, है ना। इसको लेके फिर से आते हैं हम लोग दोबारा। यहाँ प्लस दिखा दिए, दो दो मत दिखाना, एक ही दिखाना। ऑलरेडी यहाँ प्लस दिखाया हुआ है, तो एक ही प्लस दिखाना है। चलो यहाँ देखो जी, सेकेंड स्टेप। अभी भी मेरा आंसर नहीं आया, हमको आंसर क्या लाना था बताओ, सी डबल बॉन्ड ओ एन, ये आंसर चाहिए हमको, ये चाहिए ना। देखो कैसे होता है, तो अपने पास था सी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गया था, ये प्लस था, यहाँ पे आर डैश आ गया था, और यहाँ पे देखो क्या था पीछे, ये था आर, ये आ चुका है ना। देखो जी, अभी देखो इसमें दिक्कत क्या लग रहा है, देखो तो आर सी एन आर सब तो है ही, देखो यहाँ पर इसको डैश कर लेते, सब तो है ही, है ना। बस ये गायब है, देखो ये है क्या इसमें, नहीं है ना। तो देखो कैसे काम करता है। अब क्या करेगा कि देखो बाहर, क्योंकि ये रिएक्शन किस में हो रहा है, बेसिक मीडियम में, तो आर ओ एच माइनस है अपने पास। देखो पहले से ही अपना ओ एच माइनस कहीं पे निकला होगा, देखो यहाँ पे वाटर निकला है ना, वाटर निकला है, यहाँ से ओ एच निकाल लेंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो ये रहा, लेकिन ओ एच माइनस तो देखो ये प्लस ये माइनस तो इससे अट्रैक्ट करेगा, तो ये ओ एच यहाँ चले जाए, दिक्कत हो जाएगा। अपन को ओ एच कहाँ चाहिए, कार्बन पे चाहिए, तो अपन क्या करेंगे ना, देखो क्या करेंगे, इस जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसको इधर खोल दो ऐसे, जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो आर डबल बॉन्ड एन आर डैश, अब यहाँ पे हो गया प्लस चार्ज। अब जाके ये देखो यहाँ अटैक कर देगा, देखो ये कैसा दिख रहा है, सी आर। बस ये सब तुमको करना नहीं है जी, हम तुमको एक वर्ड, बस खाली एक वर्ड बताना चाह रहे हैं, है ना। बस वो वर्ड आ गया ना तो अपना काम बन गया। अब वो वर्ड लगभग आ चुका है, देखो दिखाते हैं। याद करो हम लोग पढ़े थे आइसोमेरिज्म, और वहां पे तुमको बताया गया था कि देखो ये कंपाउंड तुमको दिख रहा है, देखो तो ये कंपाउंड दिख रहा है, तो वहां पे याद करो हमने क्या पढ़ाया था, टोटोमेरिज्म किए थे, टोटोमेरिज्म, है ना। तो टोटोमेरिज्म में क्या था, इसको इधर गिराते थे, देखो ऐसे गिराते थे। तो टोटोमेरिज्म करने के बाद इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड सी एच ओ एच। दो गौर दो क्या किए हैं, ये डबल बॉन्ड को ऐसे गिरा दिए, ऐसे गिर गया, गिरने पे यहाँ डबल बॉन्ड आया, और यहाँ क्या है बताओ, ओ एच। टोटोमेरिज्म का ये काम होता है ना। अब तुम इसको देखो, इसको अगर इसको उल्टा कर दिए, अगर हम इसको ऐसे उठा दिए जैसे गिराए तो डबल बॉन्ड ओ एच हुआ, और जब इसको ऐसे उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ देखो, डबल बॉन्ड ओ एच दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ, दिख रहा है। यहां भी तो दिख रहा है, डबल बॉन्ड ओ एच दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो अब यहां कर दो टोटोमेरिज्म, तो इस डबल बॉन्ड को ऐसे उठाते हैं, तो ऐसे उठा दिए, तो ये बन चुका है जो हमको चाहिए था, डबल बॉन्ड ओ एन आर डैश। बस इसी वर्ड के लिए इतना मेहनत किया गया है। तो बस तुमको ये सब करना नहीं है, तुमको बस ये दो बातें याद रखना। देखो कैसे, स्टेप फर्स्ट में क्या बना, तो सी डबल ट्रिपल बॉन्ड एन, यहां प्लस था, ये आर डैश था, ये आर था। इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट सनाइड इंटरमीडिएट, आइसोसाइनाइड इंटरमीडिएट। बस तुमको ये याद रखना, एग्जाम के ऑप्शन में दिख जाएगा, तुमको ये सब बना के दिखाना नहीं है। दूसरा, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया बताओ, सेकेंड स्टेप में क्या किया कि जब इसको हमने क्या किया, OH माइनस से रिएक्ट किया, OH माइनस से जब ये रिएक्ट किया, कौन रिएक्ट किया बताओ जी, तो तुम इसको ऐसे लिखो यहाँ पर, ये अपना ये इसको ऐसे पास कराओ, सेकेंड स्टेप को यहाँ लिखो, ऐसे एरो देते हैं। ये जब ये OH माइनस से रिएक्ट किया तो मेरा ये आंसर आया था, देखो जी, बस ये प्लस चार को यहाँ दिखा के जोड़ देना होता है, तो आर सी डबल बॉन्ड एन आर डैश, बस ये दिखा देना है बस। और बस इसको क्या करना है, सेकेंड स्टेप थर्ड में निकला है, यहाँ पर थर्ड स्टेप नहीं है, ये थर्ड नंबर पॉइंट है जो कि सेकेंड स्टेप में हुआ है, टोटोमेरिज्म हुआ है। बस कहानी खत्म, टोटोमेरिज्म देन गिव्स
है ना, क्या दिया है बताओ, तो N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। बस ये स्टोरी याद रखना है, तुम्हारे एग्जाम में सब करने के लिए नहीं देगा, बस ये तुमको 3 पॉइंट याद रखना है जो इसके रिएक्शन में दिख नहीं रहे थे, ये हिडन था, छुपा हुआ था, है ना। तो बस तुमको ये 3 पॉइंट याद रखना, अपने आप कहानी बन जाएगा। तो मेरा ये रिएक्शन होता है समाप्त। अब हम लोग चलते हैं बेंजाइन, एक लास्ट बचा है, फिर ये तुम्हारा जीओसी 1 में लगभग बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आज ही जीओसी 2 स्टार्ट कर लेंगे, है ना। चलो जी लिखेंगे बेंजाइन। बेंजाइन लिखते हैं, बेंजाइन किसको बोलते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देखो जी, ये इसको कहते हैं बेंजाइन, है ना। अच्छा बताओ, इसको बोलते हैं बेंजीन। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है, देखो तो गौर से, ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना। एक चीज इसमें और देखो, तुम्हारा गलती हो सकता है, हमको ये पहले से पता है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड क्या बोलते हैं, sp3 बोलते हैं, बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं ना सिंगल बॉन्ड को। और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बताओ, sp2 बोलते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बताओ, sp बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। तो देखो यहां तो डबल बॉन्ड दिख रहा है sp2, डबल बॉन्ड sp2, डबल बॉन्ड sp2, डबल बॉन्ड sp2। तो ये क्या है बताओ, ट्रिपल बॉन्ड। तो तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए sp, sp बोला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसी को बोलते हैं बेंजाइन बॉन्ड, बेंजाइन बॉन्ड बोलते हैं, है ना। और इट इज फॉर्म बाय, इट इज फॉर्म बाय sp2 sp2 ओवरलैपिंग, sp2 sp2 ओवरलैपिंग से बनता है ना। तो ये पहली बात सीखने को मिला, यानी कि ये भी कार्बन sp2 ही है, जो कि आंख का धोखा था, तुमको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा था, एक्चुअली में वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, sp2 से बनता है। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में और तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है। लिखेंगे इट इज वेरी रिएक्टिव बॉन्ड होता है, इट इज वेरी रिएक्टिव बॉन्ड होता है, ये बेंजाइन बॉन्ड बहुत रिएक्टिव बॉन्ड होता है। ऑफर बोथ साइड अटैक, ऑफर बोथ साइड अटैक, ये दोनों साइड अटैक करने का ऑफर करता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि फ्रंट से अटैक होगा तो ये मेजर कहलाता है, यहां पे ऑर्थो पारा से डिसाइड नहीं होता है। फ्रंट से अटैक करेगा तो क्या कहलाएगा, मेजर का मतलब 80%, ये ध्यान रखना। अगर ये बैक से अटैक करेगा तो माइनर कहलाता है ना। अब माइनर का मतलब होता है 20%। कभी भी ये ऑर्थो पारा से डिसाइड नहीं होता है, ये ध्यान रखना। फ्रंट से अटैक करने पे और बैक से अटैक करने पे ये काम होता है। अब बताइए फ्रंट किसका होता है, देखो ये देखो, अच्छा बताओ, जैसे नंबर दिए 1 2 3 4 5 6, हमको इन दोनों में कंपटीशन हुआ, इन दोनों में, तो बताओ ये कार्बन क्या होगा, फ्रंट की बैक, फ्रंट की पहले नंबर किसको मिला है, इसको, अब बाद में किसको मिला है, ये बैक, है समझ में, ये ध्यान रखना। तो तुमको बेंजाइन बॉन्ड के बारे में समझ में तो आ गया। अब इसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो एक ही रिएक्शन है, बस ध्यान रखना, यहां पे कोई भी CH3 कुछ भी कॉमन ग्रुप होगा, बोला क्या इसका रिएक्शन कराया NaNH2 के साथ, और यहां लिखा होता है लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया ये। तो देखो पहले हम इसका आंसर दिखा देते हैं, आंसर दिखा देते हैं पहले इसका। तो ये अपना आंसर आता है, देखो CH3, एक बार NH2 को यहां जोड़ दिए और एक बार NH2 को यहां जोड़ दिए। यहां पे एक काम करना, यहां एक हाइड्रोजन लगा देना, हाइड्रोजन, है ना। तो एक बार हम लोग क्या कह दिया, NH2 को यहां जोड़ दिया, यही अपना आंसर है ना। तो देखो जी, अब तुमको दिखाते हैं कि इसके अंदर में अपना आंसर आया है, लेकिन इसके अंदर में बना है बेंजाइन बॉन्ड। कैसे दिखाते हैं, देखो ये टूटेगा प्लस और माइनस में। देखो जी, ये तुमको दिख रहा है डबल बॉन्ड पे ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक H भी तो होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पहले क्या करेगा, ये दोनों हट जाएगा, ये दोनों हट जाएगा, तो कुछ देर के लिए ये ऐसा दिखेगा। देखो बेंजाइन बॉन्ड बन चुका है अब CH3, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, देखो ऐसा। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ये बेंजाइन, ये बेंजाइन, तो ये हो गया तुम्हारा, इधर से नंबरिंग होता है, ये फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है। तो यहां से NH2 को एक बार यहां जोड़ दो, एक बार यहां जोड़ दो, तो यही यहां पर एक बार यहां जोड़े, एक बार यहां जोड़े, तो यही दो आंसर आया, है ना। यही इंटरमीडिएट बनता है बेंजाइन बॉन्ड। टेम्पोररी बॉन्ड होता है, इट इज टेम्पोररी बॉन्ड होता है, परमानेंट नहीं होता कि बाद में देखो टूट के कन्वर्ट हो गया ये, इट इज टेम्पोररी बॉन्ड। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, टेम्पोररी निकलेंगे, ये टेम्पोररी बॉन्ड होता है, परमानेंट नहीं होता। अब देखो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये देखो क्वेश्चन, बस तुमको ये ध्यान देना है कि जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे काम करता है। चलो इस बार यहां पे हम लगाते हैं Cl को, पास कराया
NaNH2 से और लिखा होगा लिक्विड अमोनिया NH3। तो अपना आंसर क्या आएगा? तो हमको आंसर पता है, बताओ जी ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनेगा? बताओ यहां बनेगा कि यहां बनेगा? ये बताओ जी, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है यहां कि यहां? यहां बनेगा कि ऑलरेडी यहां पे बेंजाइन दिखाएंगे एक्स को हटा के, तो कुछ देर के लिए ऐसे दिखाओ CH3 और यहां पर ऐसे बन गया। एक बार तुमको यहां जोड़ना है, एक बार यहां जोड़ना है। नंबरिंग इधर से होगा क्योंकि नजदीक इधर से पड़ रहा है, ये फ्रंट और ये बैक। हो गया आंसर, नहीं तो यहां पे आंसर आ गया। तो एक बार NH2 को वहां जोड़ दो, एक बार यहां जोड़ दो, आंसर आ गया CH3। चलो जी एक बार यहां पे NH2 को जोड़ दिए, एक बार कहां जोड़ेंगे? यहां पे। बताओ इसमें कौन सा फ्रंट और कौन सा बैक? यहां पे ऑर्थोपैरा से डिसाइड नहीं होता है, जिसको नंबर पहले मिलेगा वो फ्रंट कहलाएगा और जिसको नंबर बाद में मिलेगा वो बैक कहलाएगा। ये बाद में नंबर आया तो बैक कहलाएगा 20%, इसको इधर से नंबरिंग पहले मिलेगा इसलिए ये कहलाएगा 80%। यही था कहानी। तो तुम्हारा ये टॉपिक होता है समाप्त। अब शुरू करते हैं हम लोग एसिडिक ऑर्डर निकालना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आता है। तो मुश्किल से इसमें 8 गो रिएक्शन पर आया है और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना क्योंकि काम आएगा। चलो जी आगे चलते हैं। तो अगला हम लोग लिखेंगे एसिडिक ऑर्डर। यहां से इसका अगला अध्याय शुरू होता है, बहुत आसान है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये -I इफेक्ट, इनवर्सली +I इफेक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M इफेक्ट। M मतलब रेजोनेंस, बस कहानी खत्म है। इसने ये बताया कि एक्सेप्टर ग्रुप जो होता है वो इंक्रीज करेगा एसिडिक ऑर्डर को, एक्सेप्टर को ही बोलते हैं, दूसरा नाम -I इफेक्ट। ये पहला पॉइंट याद रखना है। और जो डोनर ग्रुप होगा, डोनर ग्रुप है ना, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा किसको? एसिडिक ऑर्डर को डिक्रीज करेगा, है ना, ध्यान रखना। ये इंक्रीज करेगा, यहां लिख लेना एसिडिक ऑर्डर को, है ना, ध्यान रखना। डोनर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, या इसी का दूसरा नाम +I। ये दोनों पॉइंट याद रखना, कहानी खत्म। इसमें मेनली पढ़ना होता है फेनॉल के बारे में और बेंजोइक एसिड के बारे में। चलो जी क्या कर रहा हूं? एसिडिक ऑर्डर -I के डायरेक्टली, +I के इनवर्सली और रेजोनेंस होगा तो ज्यादा होगा। चलो जी पहला इसमें शुरू करते हैं फेनॉल के बारे में। फेनॉल, तो फेनॉल का मतलब ये होता है, तो पहले तो क्या करते हैं, सबको फेनॉल ही लेते हैं। ये रहा, है ना, एक और लेते हैं चौथा। टोटल इसमें 4 केस है, अपन पढ़ रहे केस नंबर फर्स्ट। सबको क्या करते हैं? पारा पे ही रखते हैं। एक बार CH3 लेते हैं, एक बार OH, एक बार NO2 और एक बार ले लेते हैं यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लेते हैं, है ना। पूछा है बताओ एसिडिक ऑर्डर बता दो क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखो जी, ये तो +I इफेक्ट होता है, ये -I + M, कंक्लूजन क्या होता है? डोनर। ये क्या होता है जी? -I - M कंक्लूजन एक्सेप्टर। और ये भी क्या होता है? -I - M कंक्लूजन एक्सेप्टर। तो देखो जी एक्सेप्टर तो बढ़ाएगा, डोनर घटाएगा, सबसे लास्ट में तो ये जाएगा, है ना, उससे भी लास्ट में ये जाएगा। क्यों बताओ? ये रेजोनेंस में पावरफुल डोनर है ना, तो ये सबसे लास्ट में जाएगा सेकेंड। उसके बाद ये आएगा, है ना, ये अपना कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। अब आया इन दोनों में, तो इन दोनों में देखो ये भी एक्सेप्टर, ये भी एक्सेप्टर। पावरफुल एक्सेप्टर कौन सा होगा? कि NO2 का ज्यादा होता, कल ही बताया था। तो थर्ड टॉप पे, फिर आया अपना 4। तो ये अपना आंसर आ गया जी, यही तुम्हारा हो गया एसिडिक ऑर्डर, ध्यान रखना, है ना। तो तुमको +I - I पहचानना, इसमें हम लोग बहुत काम किए हैं, ध्यान रखना, है ना। जितना जल्दी पहचानोगे उतना जल्दी आंसर आएगा, है ना। अब आते हैं इसका केस नंबर 2, दूसरा केस देखते हैं कैसे काम करता है। तो केस नंबर 2 देखो जी, केस नंबर 2 में क्या करना है? सबको हम लेते हैं डोनर ग्रुप, OH OH OH, है ना। चलो जी सब पे डोनर ले लिए, CH3 और ये रहा CH3, है ना। आ जाओ, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड और ये है 4, है ना। पूछा है बताओ एसिडिक ऑर्डर बताओ क्या होता है? डोनर कम करता है, एक्सेप्टर बढ़ाता है। इन तीनों में क्या लगा बताओ? डोनर +I, डोनर +I, डोनर +I, है ना। तो टॉप पे कौन आएगा बताओ? इसमें तो कुछ नहीं लगा कि डोनर तो कम करता है, इसलिए ये 4 नंबर टॉप पे आ गया, तो 4 तो टॉप पे आ गया।
अब बताओ इन दोनों में बताओ कि रेजोनेंस का पोजीशन कौन होता है, ऑर्थो और पारा। ऑर्थो और पारा रेजोनेंस का पोजीशन होता है। तो रेजोनेंस मतलब पावरफुल डोनर, ये भी पावरफुल डोनर। लास्ट में जाएगा कि डोनर कम करता है, ये पहले आ जाएगा सेकेंड। इस सेकेंड में तो कुछ नहीं लगा। अब बताओ इन दोनों पावरफुल डोनर कौन होता है, ऑर्थो वाला बताया था, तो फर्स्ट सबसे लास्ट, ये थोड़ा पहले आ जाएगा थर्ड। तो ये अपना आंसर हो गया, ध्यान रखना है ना। बातें करो अपने आप समझ में आएगा कि याद करने वाला चीज नहीं, समझने वाला चीज है ना। हमने बहुत बार बताया प्लस आई माइनस आई का मतलब क्या होता है ना। चलो जी आ जाओ केस नंबर 2, थर्ड 2 समझ में आया, सबको एक्सेप्टर करते हैं। अब यहां कहानी में ट्विस्ट होगा, बताते हैं क्या। OH यहां NO2, तो कहानी यहां पर देखते देखते बदल जाएगा, जिसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। तो बहुत लोगों को गलत हो सकता है, और जिसको पता है उसके चेहरे पे स्माइल आएगा और बोलेगा कि नहीं भैया मेरा तो गलती नहीं हो सकता है, हमको इसका लॉजिक पता है। OH, चलो जी ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, ये रहा थर्ड और ये रहा फोर्थ, है ना। पूछा इसमें बताओ एसिडिक ऑर्डर, तो ये तुमको पहले से पता है कि माइनस आई तो बढ़ाएगा, तो ये माइनस आई, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई, है ना। तो इसका मतलब ये तीनों टॉप पे रहेगा। चलो तो फोर्थ तो लास्ट में गया ना जी, फोर्थ तो लास्ट में गया। चलो अब आते हैं क्या बताओ कि ऑर्थो पारा रेजोनेंस का पोजीशन होता है तो पावरफुल होता है। तो ऑर्थो ये रहा और पारा ये रहा, ये दोनों पावरफुल होगा कि नहीं बताओ, होगा। तो पावरफुल एक्सेप्टर सबसे टॉप पे जाएगा, तो बचा ये, तो ये सेकेंड लास्ट सेकेंड। अब बताओ इन दोनों में हम हमेशा ही तो जानते थे कि ऑर्थो पावरफुल होता है, बोलो जानते थे नहीं जानते हैं। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट क्या आया, इसमें पहले से H बॉन्डिंग है और हमको पता है कि H बॉन्डिंग 3 जगह बनता है, NOF में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सेकेंड मोस्ट और ये होता है थर्ड मोस्ट। इसका वैल्यू कितना होता है 4 होता है, इसका वैल्यू 3.5 होता है और इसका 3.1 होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब जगह नहीं बनता है, सिर्फ यही 3 एलिमेंट पे बनता है। वो भी कब बनेगा, इसमें ऑलरेडी OH बॉन्ड है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे देखो क्या पाया गया, एक्चुअली में NO2 ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे क्या तुमको दिख रहा है, देखो यहाँ बना देते हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ तुमको बना के दिखाते हैं और यहाँ पे तुमको OH दिख रहा है यहाँ पर, देखो यही सेम फिगर है। तो ये दोनों पास में आ गया, यहाँ ही बनेगा इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर क्या है ना, थोड़ा पावर को कम कर देता है, यही बना इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। लिख लेंगे इंट्रा, ए वाला है, एक होता है इंटर एक होता है इंट्रा, ये ए वाला है याद रखना, इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। तो हमेशा की तरह जो ऑर्थो जीत जाता था, अब ये ऑर्थो जो है पारा से हार जाएगा, इसलिए पारा पहले चलाएगा। इसलिए मेरा सबसे टॉप पे कौन जाएगा, पारा। अब तो थर्ड नंबर पहले आ गया और कौन था ये फर्स्ट, यहां आ गया। नहीं तो हमेशा फर्स्ट टॉप पे होता था कि ऑर्थो पावरफुल होता है। तो इंट्रा बनने से थोड़ा सा पावर घट गया, इसलिए अपना जीता कौन बताओ, पारा, है ना, ध्यान रखना। तो चलो जी ये समझ में आया। तो एक क्वेश्चन इधर हम लोग कर लिए, एक लास्ट बचा है, इन केस ऑफ हैलोजन, ये रहा OH। अब सब में लगा लो हैलोजन। हमने बोला था कि हैलोजन में कोई भी हम लोग रेजोनेंस पोजीशन नहीं देखते हैं, ये ध्यान रखना। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, X यहां यहां और यहां। तो यहां पे बताओ क्या होता है, हैलोजन खुद माइनस आई होता है और यहां पे कोई ऑर्थो पारा नहीं देखते हैं, पहले ही बताया था कि ये कंक्लूजन एक्सेप्टर कहलाता है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है और ये 4 है। तो यहां पूछा है बताओ एसिडिक ऑर्डर बता दो क्या होगा। तो टॉप पे कौन है, माइनस आई तो ज्यादा होता है, तो 4 तो लास्ट में गया। अब बताओ जी यहाँ पे कोई ऑर्थो पारा पोजीशन नहीं देखा जाता है, जो जितना पास में उतना इफेक्ट ज्यादा और जो जितना दूर उतना इफेक्ट कम। सबसे पास में ये है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऑर्डर में आंसर आ गया। तो ये तुम्हारा होता है समाप्त। अब इसका एक तीसरा अध्याय भी है जिसका नाम है इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड में कैसे देखेंगे, है ना। तो लिखेंगे हेडिंग 4th नंबर टॉपिक, इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड। इसका एक खुद का रूल होता है, बताएंगे। बेंजोइक एसिड का मतलब बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले चलो यहां पर केस नंबर फर्स्ट, है ना, क्योंकि अभी तो ऑर्थो पारा नहीं, सबको यहीं पे रखते हैं। यहां पर लिखते हैं OH, यहां लिखते हैं CH3, यहां लिखते हैं अपना C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां लिखते हैं NO2। पूछा है बताओ एसिडिक ऑर्डर, तो माइनस आई बढ़ाएगा प्लस आई कम करेगा। तो पता है माइनस आई माइनस एम, माइनस आई माइनस एम, ये सिर्फ प्लस आई होता है और ये क्या होगा जी माइनस आई प्लस एम
कंक्लूजन डोनर, ये तो डोनर है ही, कंक्लूजन एक्सेप्टर, कंक्लूजन एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर तो बढ़ाएगा, डोनर कम करेगा। तो सबसे पावरफुल ये दोनों हुआ। इन दोनों में माइनस से ज्यादा किसका होता है? इसका होता है। तो 4 नंबर टॉप पे, फिर आया 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इन दोनों बताओ जी, ये पावरफुल डोनर रेजोनेंस में लास्ट में जाएगा, तो फर्स्ट लास्ट, ये थोड़ा पहले चलाएगा, सेकेंड। आ गया अपना आंसर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ जाओ इसका केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 चलते हैं। इसका एक खुद का रूल होता है, नोट में लिखेंगे, जिसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ये सिर्फ बेंजोइक एसिड में देते हैं और कहीं नहीं देते हैं जी, कहीं भी गलती से मत लगा देना। ऑर्थो इफेक्ट मतलब डज नॉट मैटर ग्रुप इज एक्सेप्टर और डोनर, डज नॉट मैटर ग्रुप इज, अपना जो ग्रुप है वो एक्सेप्टर है या डोनर है, मैटर नहीं करता है भैया। ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो, मेरा ग्रुप इज एक्सेप्टर और डोनर, वो टॉप पे होगा, एक्सेप्टर और डोनर। ये इसका खुद का रूल होता है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर लिया हमने इस बार एक्सेप्टर ग्रुप, ऑर्थो मेटा पारा पे लगा दो। चलो जी यही है, ये है फर्स्ट। मैं जितना बता रहे हैं इसी से क्वेश्चन आएगा जी, इसके बाहर नहीं आएगा। नीट बहुत ही बेसिक बात पूछता है ना, और बेसिक बात जितना भी होता है वो एनसीईआरटी में लिखा होता है, इसलिए नीट खुलेआम बोलता है कि हम एनसीईआरटी से पूछते हैं। और कोई बच्चा क्लेम नहीं कर सकता है, कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत छोटी छोटी बातें पूछ देता है ना, तो इसे ध्यान रखना। क्वेश्चन का मतलब बहुत हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। चलो जी, ये सारा ग्रुप क्या है? एक्सेप्टर ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप को तो बाद में देखेंगे। इसमें लग गया ऑर्थो इफेक्ट। अब कोई सोच रहा होगा सर इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बन गया तो वैल्यू कम होना चाहिए, कुछ भी नहीं भैया, ये कार्बोजेलिक एसिड है और लगता क्या है? ऑर्थो इफेक्ट। डज नॉट मैटर लिखा है, ग्रुप क्या होना चाहिए? एक्सेप्टर हो या डोनर, हमको फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसमें लगा सिंपल ऑर्थो इफेक्ट। नहीं तो तुम अगर क्या करोगे बताओ, इंट्रामोलिकुलर लगाओगे गलत हो जाएगा, तुम पारा को आगे कर दोगे, है ना। इसका खुद का रूल है, ऑर्थो इफेक्ट टॉप पे, है ना। तो फर्स्ट तो टॉप पे चला गया। अब तुमको पता है ये तीनों क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट, बताओ, माइनस आई माइनस आई माइनस आई। लेकिन हमने यहां चेक नहीं किया क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट टॉप पे। अब बताओ इन दोनों में माइनस लग रहा है, इसमें कुछ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, तो ये तो लास्ट में रहेगा, 4 तो लास्ट में चला गया। अब आ जाओ यहां पे ऑर्थो पारा की बातें। तो बताओ जी पावरफुल कौन होता है ऑर्थो पारा में? तो ये तो ऑर्थो टॉप पे चला गया, तो बचा ये पारा, कि पारा पे रेजोनेंस होता है, और ये आ गया बीच में, ये हो गया तुम्हारा एसिडिक ऑर्डर। अब हम चाहते हैं सबको CH3 कर देना। अब हम लिखेंगे केस नंबर 3। अब यहां पे क्या था? एक्सेप्टर ग्रुप का इस्तेमाल किए थे, अब हम चाहते हैं डोनर ग्रुप का इस्तेमाल करें। चलो जी यहां पे दिखाते हैं, डोनर ग्रुप ले लेते हैं, केस नंबर 3 ले लो। तो सबका रूल ध्यान रखना है, किसी का भी रूल कहीं नहीं लगा देना है, जिसका रूल जहां पढ़ाया गया है वहीं लगाना है। चलो जी CH3 ले लेते हैं, मेटा पे CH3 और एक बार पारा पे CH3, और एक बार ये रहा C डबल बॉन्ड OH, ये रहा। क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये है 4। पूछा है तुमसे, बताओ एसिडिक ऑर्डर पूछा है। डज नॉट मैटर ग्रुप इज एक्सेप्टर और डोनर, टॉप पे यही रहेगा क्योंकि लग गया ऑर्थो इफेक्ट। सिर्फ ये कार्बोजेनिक एसिड में लगता है और कहीं नहीं लगता है। फर्स्ट तो टॉप पे चला गया। अब हमको ये पहले से पता है, फर्स्ट तो टॉप पे आ गया कि ये तो प्लस आई इफेक्ट होता है, और ये भी क्या होता है? प्लस आई। अब प्लस आई तो कम करता है, तो लास्ट में जाएगा, तो ये कुछ नहीं, तो टॉप पे आ गया। तो ये हो गया अपना 4 नंबर। तो 4 नंबर अपना आगे चलाया। चलो जी, इन दोनों में पावरफुल कौन होता है? ये कि पारा में रेजोनेंस होता है, तो पावरफुल डोनर लास्ट में, थर्ड। क्यूसेंस डोनर का है, डोनर तो कम करता है ना, इसलिए। तो ये अपना आंसर आ गया, ये था। बचा इसमें केस नंबर 4, इन केस ऑफ हैलोजन। एक बार यहां हैलोजन ले लो। बताया था कि हैलोजन के केस में ऑर्थो पारा मेटा नहीं चेक करते हैं, क्योंकि ये ऑलवेज एक्सेप्टर कहलाता है और यहां कोई रेजोनेंस नहीं होता है, और इस बेचारे में कुछ नहीं लगा।
ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। अब देखो जी, तुम या तो यहाँ ऑर्थो इफेक्ट बोल दो या तो डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो भी आंसर फर्स्ट टॉप पे रहेगा। ये तीनों क्या होता है, माइनस आई और माइनस आई। अब माइनस आई तो बढ़ाएगा, है ना, इसमें लगा है ऑर्थो इफेक्ट तो टॉप पे। फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड और लास्ट में कौन जाएगा, फोर। ये आ गया एसिडिक ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थोपारा चेक नहीं करते हैं, ध्यान रखना। और तुम्हारा एसिडिक ऑर्डर होता है समाप्त। अब हम लोग कुछ कोड वर्ड है ना, जो हमको आंसर निकालने तो आता है ना, कुछ कोड वर्ड है जो हमको आंसर निकालने तो आता है, लेकिन एग्जाम में दुर्घटना हो जाएगा। कैसे दिखाते हैं, पहले ये बता दो। जैसे मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन देते हैं ये OH और ये देते हैं OH। तुमको आंसर भी पता है लेकिन तुम आंसर गलत कर दोगे। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड, चलो सबसे आसान लेते हैं, यहाँ पे F लेते हैं, यहाँ Cl लेते हैं, यहाँ Br लेते हैं। तो बताओ जी इसमें एसिडिक ऑर्डर पूछा है क्या होगा। तो ये तो माइनस आई है, ये भी क्या बताओ माइनस आई, ये भी क्या बताओ माइनस आई। पावरफुल माइनस कौन होता है, FCl Br। तो ये मान लो फर्स्ट है, ये मान लो सेकेंड है, ये मान लो थर्ड है। तो मेरा ये आंसर आ गया फर्स्ट सेकेंड। ये आंसर सबको निकालने आता है। अभी तक हम बता ही हैं क्या पूछना चाह रहे हैं। अब आ जाओ यहाँ पर कुछ बातें। एसिडिक ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka वैल्यू, इसका मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब जितना K का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा जी, एसिडिक ऑर्डर होगा। इससे ये समझ में, डायरेक्टली मतलब यही होता है ना। ये दूसरा पॉइंट निकलो, एसिडिक ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल Pk वैल्यू। पावर में क्या लिखा है, Pk है, मतलब Pk का मान जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ये ध्यान रखना, Pka का मान जितना कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक ऑर्डर बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना। तीसरा ये भी निकले ना कि एसिडिक ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल pH वैल्यू है ना। ये तीन चीज लिख लेना। जैसे यही क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, तुमको आंसर पता है ये, है ना। बोला है बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH वैल्यू। अब बताओ आंसर क्या होगा। तो pH वैल्यू तुमको पता है ना कि pH कितना होता है, 0 से 14। और तुमको पता है कि बताओ मोस्ट एसिडिक कौन होगा, ये होगा कि नहीं बताओ, जिसका pH कम होता है। और ये क्या होता है, बेसिक होता है ना, होता है। तो हम तुमको अपना पर्सनली बता रहे हैं, तुम कैसे सॉल्व करना। कभी ये मत सोच के सॉल्व करना कि पहले तो ये आंसर निकाल लिए। तो क्वेश्चन कितना दिख रहा है, 1 2 3 क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो 3 क्वेश्चन दिख रहा है। तो तुमको देखो यहाँ पर, जैसे हम मान लो कि हमारा ये K वैल्यू दिया हुआ है, 1 का 10 बोला X को, और 20 बोला Y को, और 30 बोला किसको बताओ, Z को बोला कि नहीं बोला। तो चलो जी ये वैल्यू तुमको दिख रहा है 10 20 30। तो बताओ ये वैल्यू बढ़ रहा है ये घट रहा है, ये बताओ बढ़ रहा है। अब बताओ यहाँ पर लिखा है ना K का मान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 30 वैल्यू है ना। और यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, फर्स्ट। तो फर्स्ट देखो ये वैल्यू बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग। देखो यहाँ पे बोला क्या है कि K का वैल्यू बताओ, ऐसे यहाँ पे देखो K का वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अपन देख क्वेश्चन में 1 2 3 टर्म है, तो अपने मन से वैल्यू मान लो। 3 टर्म का मतलब 10 से 12 20, और 20 से 12 कितना होता है 30। बोलो नहीं दिए, ये अपने मन से एक रैंडम नंबर मान लो ताकि तुमको दिखे ये नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। इसका माउथ देखो, माउथ इधर खुला हुआ है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसे बोला क्या कि K का वैल्यू बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अपन ऐसे लिखेंगे 30 20 और कितना 10। बोलो ये डिक्रीजिंग में है कि नहीं बताओ, है। अब यहां पर तुमको रखना है ये वैल्यू, है ना। अच्छा बताओ इस वैल्यू में सबसे बड़ा वैल्यू बताओ कौन है, ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो फर्स्ट कहां पे है, ये ज्यादा एसिडिक है कि नहीं बताओ। तो यहां लिखेंगे देखो यहाँ पर ये फर्स्ट, ये ऐसा ही रहेगा। फिर कौन है सेकेंड, ये ऐसा ही रहेगा। और फिर कौन है बताओ, थर्ड। तो ये मेरा आंसर आ गया। ये खाली हेल्प के लिए था, ताकि गलत आंसर ना है ना। अच्छा ये बताओ ये K वैल्यू किस में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो बताओ सबसे बड़ा वैल्यू कौन है बताओ, 30 है कि नहीं बताओ, है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये फर्स्ट वाला, है ना। तो ये फर्स्ट यहाँ, फिर कौन होगा सेकेंड, फिर कौन होगा थर्ड। आंसर आ गया, है ना। तो तुमको ये लिखने आता है, ये सजाने आना चाहिए कि माउथ जो है ना इधर खुलेगा कि इधर खुलेगा। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, है ना। जो सेम ये आंसर तुमको पता है। अब तुमको बोला है क्या कि pH वैल्यू बताओ डिक्रीजिंग में लिखना है, किसमें लिखना है, डिक्रीजिंग में। बताओ क्वेश्चन में कितना टर्म है बताओ, 3 टर्म है।
अपन मान लेते पीएच वैल्यू, मान लो कि 3 टर्म के लिए 1 2 3 मान लेते, क्या मान लेते, रैंडम वैल्यू 1 2 3। तो बताओ इसको डिक्रीजिंग में कैसे लिखेंगे, बता दो। 3 2 1 बोलो, नहीं सकते हैं, बोलो नहीं सकते कि नहीं सकते हैं। अच्छा बताओ पीएच में जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है कि नहीं होता है, होता है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये होगा। बस सब कुछ सेम रहेगा, माउथ जैसे खुला उसी तरह रहेगा। सबसे छोटा है बताओ, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं, बताओ होगा। कि पीएच वैल्यू में बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, 0 वाला, है ना। सबसे छोटा वैल्यू दिख रहा है, ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, फर्स्ट। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट, यहां लिखेंगे सेकेंड, क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू इसका आएगा और जो कि सबसे कम एसिडिक होगा, है ना। तो ये लिखने आना चाहिए, बस इसके लिए तुमको इतना मेहनत करके बताया, तुमको ये डाटा याद होना चाहिए, है ना। कि तुमको आंसर निकालने आता है और तुमने खाली इधर खोले कि इधर खोले, उसी में तुम गलत कर दिया आंसर। इसलिए पूरा ये समझने वाला है, याद करने वाला नहीं है, ध्यान रखना। चलो जी, तो ये समाप्त होता है। अब कुछ छोटी छोटी बातें लिखेंगे यहां पर। एस इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फुल फॉर्म होता है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मतलब तुमसे पूछेगा बताओ कि ईएसआर ऑर्डर बता दो क्या होता है, ईएसआर। कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए इसको ऐसे लिखता है, ये और करके लिख लेना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो जी, तुमको एसिडिक निकालने आता है तो याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक ऑर्डर, कहानी खत्म, है ना। एसिड का उल्टा क्या होगा, बेसिक, है ना। जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे यही क्वेश्चन दिया तुम्हारा, OH यहां पे CH3 ले लिए, OH यहां पे CH3 ले लिए, OH और यहां पे CH3 ले लिए, OH और यहां पे कुछ नहीं लिए। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। तुम पहले क्या करो, पूछा है बताओ इसका ईएसआर ऑर्डर बताओ क्या होगा। ईएसआर ऑर्डर पूछा है ना। यानी कि किसने बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसने बताना है, डिक्रीजिंग, यानी सबसे बड़ा, फिर छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, आंसर देना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसका पहले एसिडिक ऑर्डर निकाल लेते हैं। और एसिड का उल्टा क्या होता है, बेसिक ऑर्डर। बताओ जी सबसे टॉप पे कौन होगा, प्लस आई तो कम करता है, प्लस आई क्या करता है, एसिडिक पावर को कम करता है। तो टॉप पे बताओ कौन आएगा, 4। तो एसिडिक ऑर्डर पहले से लिख लेते, क्या आंसर आ रहा, 4 टॉप पे चला गया। इन तीनों में बताओ सबसे टॉप पे कौन आएगा, कि ये दोनों पावरफुल डोनर लास्ट में, ये पहले आ गया। फिर इन दोनों सबसे पावरफुल कौन होता है, ऑर्थो सबसे लास्ट, और वो आ गया अपना थर्ड, ये आंसर आ गया। इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिक ऑर्डर, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ। यही इसी को बोलते हैं ईएसआर ऑर्डर, है ना। तो निकलो फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ। मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमको तो एसिड बेस निकालने आता है ना। तो ये ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन इसमें और करके दिखाते हैं, ये रहा। सबको पारा पे ही रखते हैं, ये तुमको ज्यादा समझ में आएगा। NO2 बस खाली तुमको कंफ्यूज कर रहा है कि ईएसआर ऑर्डर बताओ क्या होता है। ईएसआर बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मतलब कुल मिलाकर हमको बताना है बेसिक ऑर्डर, ये बताना है ना। तो पहले तुम निकाल लो एसिडिक ऑर्डर, तुमको एसिडिक निकालने आता है, कि अभी तुमको सिखाया था हमने, CH3, OH और यहां पर निकल लेते हैं NH2 की लोन पेयर है यहाँ पे। चलो जी, तो हमको ये पता है पहले से, ये -I -M कंक्लूजन एक्सेप्टर कहलाता है, -I -M कंक्लूजन एक्सेप्टर कहलाता है, ये सिर्फ +I कहलाता है, और ये कहलाता है -I +M। कंक्लूजन ये डोनर होता है, ये क्योंकि हम तो निकाले हैं एसिडिक ऑर्डर, पहले निकाल लेते हैं और उसको पलट देंगे तो आंसर चला आएगा। चलो जी, सबसे पावरफुल एसिडिक कौन होगा, ये वाला, ये दोनों एक्सेप्टर कहलाएगा। उसमें पावरफुल कौन होता है, ये वाला, सेकेंड। अच्छा तो इन दोनों पावरफुल डोनर ये होता है कि रेजोनेंस में डोनर है, पावरफुल डोनर लास्ट में जाएगा, तो 4 तो लास्ट में रहा, और ये आ गया थोड़ा पहले, हो गया आंसर। लेकिन हमसे पूछा है क्या बताओ, ईएसआर, ये बेसिक होता है, तो इसी को उल्टा कर दो, 4 थर्ड सेकेंड फर्स्ट, ये आंसर हो गया, है ना। तो ये था कहानी, ईएसआर भी तुम्हारा होता है समाप्त। आगे चलते हैं, स्टेरिक इनहैबिटेशन ऑफ प्रोटॉन, एक होता है स्टेरिक इनहैबिटेशन ऑफ
रेजोनेंस बोलते हैं। फुल फॉर्म लिख लो पहले, स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ प्रोटोन। तो भैया कुल मिला के यहां बोलना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक ऑर्डर। यहां भी तुमको बेसिक ऑर्डर देखना है, याद रखना। इसका भी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं, है ना। यहां देखना होता है एसिडिक ऑर्डर, और ये तो दोनों तुमको निकालने आता है, पलट दो आंसर आ गया। बस खाली एक लाइन चेंज किया है ये, तो इसको देख के घबराना नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते, जवाब समझ आएगा। फिर से आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं लेना है, कि तुमको भैया एसिडिक बेसिक सिखा चुके हैं, बहुत मेहनत लगा है सिखाने में, इसलिए तुमको ये आता है। OH I है, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तुम पहले ये बता दो एसिडिक ऑर्डर, तो माइनस से F का होता है, फिर Cl का, फिर Br का, फिर I का। तो मेरा आंसर हो गया एसिडिक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। निकालने आता है हमको, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में एसिडिक नहीं पूछा है, घुमा के पूछा है। तुमसे बोला है बताओ SIP ऑर्डर बताओ डिक्रीजिंग में, और SI ऑर्डर बताओ डिक्रीजिंग में। तो हम देखें, अच्छा SIP मतलब प्रोटोन वाला, यानी कि हमको चेक करना है बेसिक ऑर्डर। तो ये एसिड को उल्टा कर देते हैं बेसिक, तो उल्टा कर देंगे, बता क्या आंसर हो जाएगा 4, फिर आ जाएगा थर्ड, सेकेंड, 4, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, ये आंसर आ गया। ये क्या बताओ क्या गया? SIR, R मतलब रेजोनेंस, मतलब एसिडिक ऑर्डर। देखो लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक ऑर्डर, और वो रहा एसिडिक ऑर्डर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये रहा फोर्थ, है ना। अब एक छोटी सी बात लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं, लिखेंगे यहां पर ऑर्थो डायरेक्टिव ग्रुप किसको बोला जाता है? देखो जी, ऑर्थो डायरेक्टिव ग्रुप किसको बोला जाता है? ऑल डोनर ग्रुप आर, ऑल डोनर ग्रुप आर ऑर्थो डायरेक्टिव ग्रुप। चलो इसका मतलब क्या होता है समझा देते हैं। जो ऑफर करता है कि भैया ऑर्थो पे आके जुड़ जा, जैसे ये देखो, ये चलो इस बताओ इस एटम पे क्या दिख रहा है? लोन पेयर। तो रेजोनेंस में क्या होता है? ये डोनर होता है कि नहीं होता है? बताओ, होता है। तो हम तुमको पहले ही बता के रखे हैं कि कोई भी बेंजीन पे डोनर जुड़ता है तो ऑर्थो परा पे क्या छोड़ेगा? बताओ, -4 लीव करता है, ऐसा। तो देखो जी, तो बाहर में जो इलेक्ट्रोफाइल बैठा हुआ है जो कि NO2+ होता है, बताओ ये कहां जुड़ना चाहेगा? बताओ कहां जुड़ना चाहेगा? ये ऑर्थो और पारा पे। ये प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा, इसलिए बोला गया है ऑर्थो डायरेक्टिव ग्रुप। तो तुमको बस खाली ये देखना है, अच्छा ये डोनर ग्रुप, तो मतलब लिखा है ना ऑल डोनर ग्रुप आर क्या होता है? ऑर्थो डायरेक्टिव ग्रुप। ऑर्थो एंड पारा लिख लेना, पारा भी लिख लो इसमें, कि दोनों सेम होता है, ऑर्थो एंड पारा, है ना। अभी एक क्वेश्चन कराएंगे, जैसे ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, फॉलोइंग, है ना, सो ऑर्थो पारा डायरेक्टिव ग्रुप। चलो कुछ ऑप्शन देते, एक ही आंसर सही है। ऑप्शन ए बताया था ना कि डोनर किसको बोलते हैं, याद है ना, रेजोनेंस में डोनर होता है किसी भी एटम के पास लोन पेयर, नहीं तो किसी भी एटम के साथ -4, यही डोनर कहलाता है रेजोनेंस में। किसमें? रेजोनेंस में। और रेजोनेंस में एक्सेप्टर किसको बोलते हैं? बताओ, किसी भी एटम पे +4 क्या होता है? एक्सेप्टर। या किसी दो एटम के बीच में क्या दिखे? डबल बॉन्ड, तो एक्सेप्टर। यही दो इसका, दो उसका। तो यहां बोला है बताओ ऑर्थो पारा डायरेक्टिव ग्रुप बताओ कौन होता है? ऑप्शन ए दिया है ये, ऑप्शन बी दिया है ये। बस तुमको बेंजीन के ऊपर देखना है कि एक्सेप्टर ग्रुप है कि डोनर ग्रुप है। सी दिया है ये, और डी दिया है कार्बोजेलिक एसिड। चलो यहां डबल बॉन्ड और दिखा देते हैं, C डबल बॉन्ड OH। चलो जी, तो ये बताया ऑर्थो पारा डायरेक्टिव ग्रुप बोलते हैं डोनर को, और डोनर का कंडीशन ये रहा, किसी भी एटम पे लोन पेयर दिखना चाहिए, नहीं तो -4। लोन पेयर कहीं दिख रहा है? देखो ये यहां दिख रहा है, सी आंसर। देखो ये डबल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड बोला एक्सेप्टर, यहां डबल बॉन्ड दिख रहा है एक्सेप्टर,
यहां देखो कौन सा गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक्सेप्टर है ना। तो इसको कितना आसान क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक में बिना पेन पेपर को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस चीजें पता होना चाहिए। चलो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप किसको बोला जाता है? खत्म ही हो गया, GOC1 तुम्हारा कंप्लीट, तो कल ही शुरू करेंगे GOC2। GOC2 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पूरा रिएक्शन पढ़ना है, बताएंगे। बहुत आसान है। मेटा डायरेक्टिव ग्रुप लिखेंगे ऑल एक्सेप्टर ग्रुप, ऑल एक्सेप्टर ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिव ग्रुप बोला जाता है। चलो फिर लिख के समझाते हैं तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये देखो, हमने बताया था कि रेजोनेंस में एक्सेप्टर किसको बोलते हैं? किसी भी एटम पे प्लस चार्ज दिखना चाहिए, नहीं तो किसी भी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड दिखना चाहिए। यही दो कंडीशन होता है ना। चलो ये दिखाते हैं। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं। देखो ये है कि नहीं डबल बॉन्ड, ये वाला इससे मैच किया। डबल बोलो या ट्रिपल बोलो बात बराबर है, यहाँ डबल भी लिख देते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो जी, हमने पहले ही बता के रखा है कि अगर बेंजीन पे एक्सेप्टर ग्रुप लगा है तो ऑर्थो पारा पे क्या छोड़ेगा? प्लस चार्ज, ये ध्यान रखना। लेकिन अभी भी बाहर बैठा है इलेक्ट्रोफाइल प्लस। अब तुम ही बताओ कि ये इलेक्ट्रोफाइल प्लस खुद है, जैसे देखो ये NO2 प्लस, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। बताइए कहां जुड़ेगा? जब यहां पे प्लस चार्ज है ऑर्थो पारा पे, तो मेटा पे क्या होगा? माइनस होगा। तो बताओ ये कहां जुड़ना चाहेगा? मेटा पे। तो यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, बात बराबर है। तो वही चीज, तो तुमको बस ये देखना है कि बेंजीन रिंग पे ऑर्थो जुड़ा है कि मेटा जुड़ा है, मतलब ये डोनर है कि एक्सेप्टर है। अब इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, जहां समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिव ग्रुप? ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। GOC1 तुम्हारा कंप्लीट, GOC2 कल बताएंगे, और कल तो बंद ही है ना जी, तो अब सोमवार को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा, याद रखना जी, अगर ऑर्गेनिक खत्म होगा, खत्म हो ही जाएगा, और तुम्हारे नीट के एग्जाम में 25 क्वेश्चन दिखेंगे, 1 2 नहीं 25। अब 25 चौका 100 नंबर होता है, और ये एक महीने का मेहनत में अगर 100 नंबर चला आता है तो ये बहुत बड़ी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिव ग्रुप? बस बशर्ते तुमको याद और समझ में आना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से दिखेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बी, क्योंकि अभी तुम एग्जाम में बैठने वाले हो और तुमको ही पता है कि हमको एग्जाम देना ही है, कंपलसरी है। 1520 मतलब 2000 फॉर्म में खर्चा किए हैं, तो वो एग्जाम किसी न किसी तरह से शानदार होना चाहिए। अभी हम 30 दिन सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। बाकी एग्जाम दे के आएंगे तो सोचेंगे कि आगे क्या करना है। अभी तो दिन रात पढ़ो, यही तुम्हारा काम है। और लिखते हैं यहाँ पर, एक और ले लेते हैं SO3H, और डी लिखा है ऑल। तो बोलो जी, बोला है मेटा डायरेक्टिव एक्सेप्टर होना चाहिए, तो इसमें डबल बॉन्ड होगा? होगा, डबल बॉन्ड दिख ही रहा है। इसमें SO3 ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, तो दिख रहा है डबल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि आंसर हो गया डी ऑल, है ना। तो सुनहरे अक्षरों में लिख दो द एंड। तो GOC1 तुम्हारा हो गया समाप्त। तो हम लोग इंटर करेंगे, GOC2 नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।